सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ 1000 साल पुराना मंदिर आज भी खड़ा है और वहीं से इंडिया का पावरफुल स्पेस मिशन को अंजाम दिया जाता है, जहाँ विजयनगर जैसी दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य का राज था और आज वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनीज का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर भारत का सबसे ज्यादा बारिश होता है, जहाँ घने जंगल, शहर और हाथियों का घर है और वही जमीन पर भारत का 70% कॉफी उगाई जाती है, जिसे पूरे दुनिया सुबह को पीकर अपना दिन की शुरुआत करता है। दोस्तों, ये कोई आम राज्य नहीं है, ये है कर्नाटका, जहाँ इतिहास बोलता है, साइंस आने वाले कल बनाता है और नेचर अपनी पूरी ताकत दिखाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक के ऐसे अमेजिंग और शॉकिंग फैक्ट्स की जो ना किसी किताब में मिलता है और ना ही आम लोग जानते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपसे गुजारिश है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका नाम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इस राज्य की जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों को ठहराता है। कर्नाटका शब्द दो कन्नड़ वर्ड से मिलकर बना है, करु जिसका मतलब होता है ऊंचा और नाडु मतलब जमीन। इन दोनों को जोड़कर बना कर्नाटका, जिसका अर्थ होता है ऊंची जमीन। और ये नाम बिल्कुल सही लगता है इस राज्य पर, क्योंकि कर्नाटका का बड़ा हिस्सा डेक्कन प्लेटू पर स्थित है, जो समुद्र के लेवल से काफी ऊंचा है। इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट साउथ इंडिया के कई और राज्यों से अलग और बैलेंस माना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस राज्य को मैसूर स्टेट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर मैसूर किंगडम का प्रभाव सबसे ज्यादा था। लेकिन 1 नवंबर 1973 को राज्य की भाषा और संस्कृत पहचान को ध्यान में रखते हुए इसका नाम ऑफिशियली बदलकर कर्नाटका रख दिया गया। दोस्तों, कर्नाटका सभी भाषा वाला राज्य है, जिसका मुख्य भाषा तो कन्नड़ है, पर यहाँ पर अन्य भाषा भी बोला जाता है, जैसे कि टुल्लू, कोंकणी, कोडबा, उर्दू, तेलुगु और तमिल। साथ ही कन्नड़ भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का दर्जा भी मिला है। दोस्तों, आज कर्नाटका एरिया के हिसाब से भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका टोटल एरिया लगभग 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कर्नाटका में 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिससे ये इंडिया का 10वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्यों में आता है। दोस्तों, कर्नाटका सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि इंडिया की हिस्ट्री का पावर सेंटर है। इस जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर राजवंश ने राज किया और हर एक ने कर्नाटक को कुछ न कुछ नया पहचान दिया। सबसे पहले आया मौर्य एम्पायर, जिसके शासन काल में अशोक का प्रभाव साउथ इंडिया तक फैला। उसके बाद आया सातवाहन, जिन्होंने ट्रेड, कॉइन, ईयरली अर्बन कल्चर को मजबूत किया। फिर उतरे मंच पर कदम्बा डायनेस्टी, जो कर्नाटक की पहली स्वदेशी राजवंश माना जाता है, जिन्होंने कन्नड़ भाषा और प्रशासन को पहचान दिया। इसके बाद चालुका, राष्ट्रकूटा जैसे जोरदार साम्राज्य आए, जिन्होंने पत्थर को काट के मंदिर बनाए, विशाल वास्तुकला बनाए और ताकतवर सेना का निर्माण किए। ऐहोल, बादामी और पतड़कल आज भी इनका शासन का गवाह है। 12वीं सेंचुरी में होयसाला एम्पायर के उदय हुआ, जिन्होंने पत्थर को कला में बदल दिया। बेलूर और हेलेबेडु के मंदिर को आज भी दुनिया का बेहतरीन मंदिर वास्तुकला में गिना जाता है। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे ज्यादा चमका वो था विजयनगर एम्पायर। ये साम्राज्य अपने समय में दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य माना जाता है। सोना, हीरे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ताकतवर सेना ने इसे अनबीटेबल अमीर और सबसे ताकतवर साम्राज्य बनाया। विजयनगर की राजधानी था हम्पी। हम्पी सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक ग्लोबल सिटी थी, जहाँ अरब, पोर्तुगीज और यूरोपियन ट्रेडर आते थे। वाइड रोड्स, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रैंड टेम्पल्स और मार्केट इसको अपने टाइम से काफी आगे ले जाते थे। आज जिस हम्पी को ऐसे बिखरे हुए हम देखते हैं, वो कभी एक ऐसे शहर हुआ करता था जिसे फॉरेन ट्रैवलर्स ने सिटी ऑफ गोल्ड कहा करते थे। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पतन के बाद कर्नाटक में उभरे मैसूर किंगडम, जिसके राजा थे टिप्पू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। उस टाइम में जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आखिरी ताकतवर राजा बने। दोस्तों, हम्पी सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये ओपन एयर म्यूजियम है। 14वीं सेंचुरी में ये विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था। अपने टाइम में दुनिया का अमीर शहर था। हम्पी का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर स्टोन चैरेट, जो पूरे पत्थर का बना होने के बाद चलने को तैयार है ऐसा लगता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है म्यूजिक पिलर। इन पिलर को अगर हल्के से थपथपाओ तो म्यूजिक जैसा साउंड आता है, तबला, बीना और फ्लूट जैसी आवाज आता है ना चौंकाने वाली बात? दोस्तों, ये साउंड इसलिए आती है क्योंकि पिलर्स के अंदर परफेक्ट स्टोन बैलेंस और वाइब्रेशन का यूज किया गया है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज करती है। इसीलिए हम्पी सिर्फ खंडर नहीं, ये जिंदा इतिहास है। और हाँ दोस्तों, हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता भी मिला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्नाटक में एक छोटा सा गाँव है जिसे अगुम्बे कहते हैं, जिसे चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, जहाँ साल भर बारिश होती है। यहाँ पर हर साल 8000 mm तक भी बारिश होता है। और हाँ, घने जंगल, सुरीली सुबह और बड़े बड़े झरना देखने मिलते हैं, जो अगुम्बे को एक नेचर लवर के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन अगुम्बे सिर्फ सुंदरता के लिए फेमस नहीं है। इस जगह को किंग कोबरा का नेचुरल हैबिटेट भी कहा जाता है, जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े और जहरीले सांप देखने मिलेगा, जो इस जंगल में खुलेआम घूमते हुए दिख जाएगा। फेमस हार्पेटोलॉजिस्ट एनिमल डॉक्टर रोमुलस व्हाइट टेकर ने यहीं पे अपनी काफी रिसर्च की है और किंग कोबरा के बिहेवियर को साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट किया।
इस रेन फॉरेस्ट ने वाइल्ड लाइफ लवर और साइंटिस्ट को सालों तक अट्रैक्ट किया है। इसी जगह पर बना इंडिया का फर्स्ट रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन, जहाँ साइंटिस्ट स्टडी करते हैं रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी, मानसून पैटर्न, रेयर स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। अगुम्बे के रेन फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज या स्नेक्स नहीं मिलेगा, यहाँ आपको एक लिविंग लेबोरेटरी भी देखने मिलेगा, जहाँ हम सीखते हैं कि कैसे नेचर के साथ हाथ मिला के चलना चाहिए, ना कि उसे नष्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगुम्बे हमें यह भी याद दिलाता है नेचर की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे मूल्यवान खजाना है। दोस्तों, कॉफी पीना सब पसंद करते हैं, पर क्या आप जानते हैं भारत का 70% कॉफी यही कर्नाटक में उगाई जाती है। सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है कोर्ग, कोडागु, चिकमगलुर, हसन में। पर क्या आप ये जानते हैं इंडिया में कॉफी का सफर सिर्फ यहीं से शुरू नहीं हुआ है। लोगों के मुताबिक बाबा बुडान जो एक संत थे, उन्होंने यमन से 7 कॉफी बीन्स छुपा कर लाए और ये बीन्स ही इंडिया में आगे जाकर कॉफी की शुरुआत बनी। दोस्तों, बैंगलोर सिर्फ एक शहर नहीं, ये है इंडिया का टेक हार्ट, जहां देश का आने वाला कल धड़कता है। कभी ये शहर गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया में इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इस टाइटल के पीछे सिर्फ नाम नहीं है, सॉलिड रीजन भी है। बैंगलोर वही जगह है जहां इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है, जहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेस मिशन की प्लानिंग हुआ। मतलब जब भारत स्पेस में कदम रखता है तो उसका ब्लूप्रिंट बैंगलोर में बनता है। यहीं पर है DRDO, जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और एडवांस रिसर्च का बैकबोन है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बैंगलोर ने इंडिया को दुनिया के IT मैप पर लाकर खड़ा किया है, जहां पर इन्फोसिस और विप्रो जैसे IT जायंट्स यहीं से शुरू हुए और आज दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन बैंगलोर की असली ताकत सिर्फ बड़ी कंपनीज नहीं, बल्कि स्टार्टअप है। आज इंडिया के 40% से ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ बैंगलोर से ऑपरेट होते हैं। AI, फिनटेक, एडटेक, बायोटेक, हर सेक्टर में यहाँ तरक्की हो रहा है। इसी शहर ने हजारों नौजवानों को सिर्फ सपने नहीं बल्कि एक जरिया दिया अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्विगी, बाइजू, राजौर पे, जीरोधा जैसे बड़े बड़े कंपनी भी इसी शहर में बने। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप सिस्टम बैंगलोर को इंडिया का इनोवेशन कैपिटल बनाता है। इसीलिए जब भी टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप या फ्यूचर की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, बैंगलोर, जहां आइडियाज जन्म लेते हैं और फ्यूचर बनता है। वेस्टर्न घाट्स सिर्फ पहाड़ों का एक रेंज नहीं, बल्कि जिंदगी का एक जिंदा खजाना है। यह पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सिर्फ 8 ही हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा दुर्लभ प्रजाति मिलते हैं। उनमें वेस्टर्न घाट का नाम सबसे ऊपर आता है। और इस बात को और भी खास बनाता है ये एक फैक्ट, वेस्टर्न घाट्स का सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान हिस्सा कर्नाटक में स्थित है। यहाँ के घने जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से भरे हुए नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखते हैं। इन्हीं जंगल में राज करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, जिसकी धार से आज भी जंगल कांप उठता है। यहाँ पर मिलते हैं एशियन एलिफेंट्स का बड़े बड़े झुंड, जो जंगल के नेचुरल इंजीनियर माने जाते हैं। और यहाँ रहता है एक बहुत ही दुर्लभ प्राणी, लायन टेल्ड मक्कक, मतलब शेर के पूंछ वाला बंदर, जो दुनिया में सिर्फ वेस्टर्न घाट के घने जंगल में पाए जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स के रीजन में हजारों दुर्लभ जड़ी बूटी के पेड़ भी पाए जाते हैं, जिन पर आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों ही निर्भर करती है। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात हो तो कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर आता है। बंदीपुर नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क, ये दोनों इंडिया के बेस्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व में से गिने जाते हैं। यहाँ सिर्फ एनिमल ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल का नेचुरल बैलेंस बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। इन्हीं जंगल की वजह से कर्नाटक में सबसे ज्यादा बारिश होती है, नई नदियां जन्म लेती है और साउथ इंडिया का क्लाइमेट स्टेबल बना रहता है। मतलब वेस्टर्न घाट्स कर्नाटक के लिए सिर्फ एक जंगल नहीं, एक ऑक्सीजन फैक्ट्री, वाटर सोर्स है। दोस्तों, कर्नाटक सिर्फ टेक्नोलॉजी और जंगल का राज्य नहीं है, बल्कि आस्था और संस्कृति का जीता जागता घर है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है श्रवण बेलागोला, जहाँ पर स्थित है गोमतेश्वर मूर्ति, जिसे हम बाहुबली के नाम से जानते हैं। ये मूर्ति सिर्फ एक स्टैचू नहीं, बल्कि श्रद्धा, त्याग और शांति का सिंबल है, जिसकी हाइट है 57 फीट। और सबसे हैरान करने वाली बात है, ये मूर्ति एक ही पत्थर से तराशी गई है, कोई जॉइंट्स नहीं और न ही कोई अलग पीसेस से बनाई गई है, जिसको लगभग 1000 साल से पहले बनाया गया था, जब मॉडर्न मशीन का नामो निशान भी नहीं था। हर 12 साल में यहाँ एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है, महामस्तक अभिषेक। इस अनुष्ठान के दौरान बाहुबली मूर्ति पर दूध, केसर, चंदन, घी और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ये दृश्य इतना अद्भुत होता है कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ जमा हो जाते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका की एक और अनमोल विरासत की, यक्षगाना। यक्षगाना सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं, बल्कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक और माइथोलॉजी का एक जबरदस्त संगम है। ये कला अक्सर रात भर चलता है, जिसको कहानी, गाने, एक्टिंग और नृत्य के जरिए सुनाई जाती है। यक्षगाना की कहानियाँ ज्यादातर रामायण और महाभारत जैसे महान काव्यों पर
आधारित होती है। इस आर्ट फॉर्म की सबसे पहचान वाली चीज होता है हेवी मेकअप, बड़े बड़े टोपी और रंग बिरंगे कपड़े, जो हर कैरेक्टर को एक अलग ही पहचान देता है। स्टेज पर जब यक्षगान के कलाकार उतरते हैं तो लगता है जैसे पूरा इतिहास जिंदा हो गया है। ये कला सिर्फ कर्नाटक में ही देखी जा सकती है और इसीलिए यक्षगान को कर्नाटक के संस्कृत का आत्मा कहा जाता है। मतलब चाहे बाहुबली की शांति हो या यक्षगान के एनर्जी से भरा रूप, कर्नाटक हर कदम पर अपनी विरासत को जिंदा रखता है। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कर्नाटक सिर्फ आईटी और सॉफ्टवेयर का राज्य है, लेकिन इस राज्य का एक चेहरा समुद्र की लहरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। कर्नाटक के पास लगभग 320 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है, जो अरब सागर के किनारे फैली हुई है। ये कोस्टलाइन सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि शांत, क्लीन और नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है। और अब बात करते हैं मुर्देश्वर की, जो कर्नाटक की कोस्टलाइन का सबसे आइकॉनिक नाम है। मुर्देश्वर सिर्फ एक बीच टाउन नहीं है, बल्कि एक बड़ा तीर्थस्थल भी है। इसी जगह पर स्थित है दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा भगवान शिव जी की मूर्ति, जो लगभग 123 फीट ऊंची है। समुद्र के किनारे खड़ी है ये मूर्ति, दूर से ही भक्ति और शक्ति का एहसास करा देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कर्नाटक के बारे में अच्छा बात जानने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और रैंडम फैक्ट्स और नया फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साइड में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दीजिए। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।